Vesper's theory unable to shape of different molecules, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में वेस्पर्स थ्योरी ने कुछ नहीं बताया। डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स वाज नॉट प्रॉपर। देखो बेटा, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स नॉट प्रॉपर क्यों थे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर इन द ऑर्बिटल्स, और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में होते हैं, और सभी ऑर्बिटल्स जैसे एस सबसेल है, पी है, डी है, एफ है, इनके सब के दे पोजेस डिफरेंट डायरेक्शंस, इनके लोब अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर होते हैं। तो इनके लोब्स में किस डायरेक्शन के अलोंग बॉन्ड बन रहा है, इस बात के बारे में मतलब उसने करेक्ट, मतलब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा स्टेटमेंट था कि मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे जहाँ पर रिपल्शंस कम हो जाएं और अट्रैक्शंस ज़्यादा हो जाएं। तो इन सब चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, this valence bond theory given by Hitler and London. हिटलर और लंदन ने दी थी ये, एंड लेटर ऑन डेवलप्ड बाय पॉलिंग। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे इसके अंदर, लेटर ऑन डेवलप्ड बाय लेटर ऑन, इसको पॉलिंग ने डेवलप करी थी बेटा। अब देखो ये थ्योरी क्या बोलती है, मतलब ये थ्योरी ऐसे बोलती है, जब जैसे एटम्स हैं, एटम्स जब नज़दीक आते हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी। ये जैसे एटम्स हैं, दो डिफरेंट एटम्स हैं, ए, तो व्हेन दीज एटम्स कम क्लोजर, व्हेन एटम्स कम क्लोजर, ये जब नज़दीक आते हैं तो टू फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगे उसमें और रिपल्सिव फोर्सेस भी एग्जिस्ट करेंगे बेटा। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जब एग्जिस्ट करेंगे, तो अगर उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीजेस द एनर्जी and repulsive forces increases the energy। तो अगर इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस, अगर रिपल्सिव फोर्सेस से अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, देन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब तो बॉन्ड बन जाएगा, अदरवाइज नोट, कि अगर इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, तो बॉन्ड बनेगा बेटा, नहीं बॉन्ड इसके अंदर नहीं बनेगा। ये जनरल कंसेप्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो कि जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस में भी क्या होगा, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा बेटा अट्रैक्शन। तो इस व्याप पे अपन पता लगाएंगे कि जो रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो कम होना चाहिए और अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, H2 का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा।
तो अपन ये चेक करेंगे कि H2 के मॉलिक्यूल में अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब ये जैसे एक मान लो हाइड्रोजन का एटम है आपके पास, ये न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बेटा, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो वो कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसमें? पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है और ये एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है दूसरे एटम का, तो इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे ये नज़दीक आएंगे, जब बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के बीच में, तो देखो बेटा, जब बॉन्ड बनेगा अपने पास तो इनमें रिपल्शंस भी होंगे और अट्रैक्शंस भी होंगे। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होंगे आपस में? बॉन्ड्स नज़दीक बनेगा तो रिपल्शंस। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और इस एटम के बीच में होंगे बेटा अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रॉन और इस एटम, इनके बीच में भी होंगे अट्रैक्शंस। और ये जो इनके न्यूक्लियाई है, जैसे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इनके बीच में ये देखो ये क्या होंगे? इनके बीच में रिपल्शंस। तो इसमें जो नए अट्रैक्टिव फोर्स, दो नए अट्रैक्टिव फोर्स हो गए और दो नए रिपल्सिव फोर्स हो गए इसमें। तो इसके अंदर ये जो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहे थे नेट, तो नेट इसमें अट्रैक्टिव फोर्स, ये भी हो गया अपने पास अट्रैक्टिव फोर्स, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस तरीके से वी कैन से कि बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इसका मतलब व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्स, तो बॉन्ड बन जाएगा बेटा उनमें। देखो बेटा, वी कैन से कि अट्रैक्शंस ऑलवेज attractions decreases the energy level and repulsions increases energy levels। रिपल्शंस एनर्जी लेवल को कम करेंगे। देखो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे दो एटम्स जब नज़दीक आते हैं, देखो ये उनकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये इधर डिस्टेंस है और ये पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो बेटा, बिल्कुल यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी पॉजिटिव और नीचे पोटेंशियल एनर्जी होगी नेगेटिव। अब देखो जैसे ही एटम्स नज़दीक आएंगे तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पहले तो डिक्रीज होगी, पॉजिटिव से कम हो रही है, तो पॉजिटिव से कम हो रही है। और एक इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है बेटा, ये देखो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है इस पॉइंट के ऊपर। तो जहाँ पे मिनिमम, इस पॉइंट के ऊपर ये कह सकते हैं हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो मैक्सिमम ये कह सकते हैं हम मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी यहाँ पे। यस और नो? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। अब देखो यहाँ पे ये जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, ये होगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी टोटल, कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे ये बॉन्ड जब बॉन्ड्स बनेंगे तो देखो यहाँ से एनर्जी कम होती आ रही थी, तो बॉन्ड्स जब बनेंगे तो ये जो भी एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब बॉन्ड्स बनेंगे। तो देखो एनर्जी कम हो रही है, तो मीन्स स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। तो ई व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो उसके बीच में ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उनके अंदर, डी इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया था हमने, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब बनेगा तो ये देखो H, हमें ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो के न्यूक्लियस का डिस्टेंस। तो वो दो के न्यूक्लियस का डिस्टेंस, इसको हम डी मान लेते हैं। ये डी माना है तो इसको डी नोट मान लो। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया इन दोनों एटम्स के बीच में। एनी डाउट? ये जो डी नोट है ये उसकी इन दोनों के बीच में बॉन्ड की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड लेंथ की लेंथ बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स के बीच की लेंथ इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इतनी एनर्जी, ई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब बेटा बॉन्ड बनेगा। ई इज द
एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये एनर्जी रिलीज होगी जब बॉन्ड बनेगा। और इसको उल्टा भी बोल सकते हैं हम कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। बस साइन चेंज हो जाएगा इसके अंदर। और दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। दोनों सेम होगी बेटा। बॉन्ड जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी। समझ गए? देखो जिस तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है तो हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। हीलियम का मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनेगा इसके अंदर? क्योंकि हीलियम के मॉलिक्यूल के अंदर जब नज़दीक आएंगे दो हीलियम के एटम्स तो उनके अंदर रिपल्शंस इंक्रीजेस एंड अट्रैक्शंस डिक्रीजेस। He2 molecule not formed. He2 molecule not formed because attractions decreases and repulsions अट्रैक्शंस डिक्रीज हो जाएंगे और रिपल्शंस इंक्रीजेस। इसलिए हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा बेटा। समझ गए? यस सर। यस सर। देखो किस तरीके से, जैसे हीलियम के एटम्स है बेटा, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ये हीलियम का दूसरा एटम है। एक इलेक्ट्रॉन इस हीलियम के पास है, दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे हीलियम के पास। अब देखो इन न्यूक्लियस न्यूक्लियस इनके बीच में रिपल्शन होगा अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन। इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन। रिपल्शंस। अब ये जो जैसे नजदीक आएंगे तो ये दो एटम के ये जब इलेक्ट्रॉन्स दो मिलेंगे तो इनके बीच में भी क्या होगा? रिपल्शंस। रिपल्शन। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी क्या होगा बेटा? रिपल्शंस। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे क्या होंगे इनके केस में? अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शंस। अट्रैक्शंस, ये भी अट्रैक्शंस। अट्रैक्शंस, ठीक है? यस सर। अब देखो ये तो ओल्ड, जैसे पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे थे वो अट्रैक्शंस है एओ, और ये जो रिपल्शंस है ये नए रिपल्शंस है आर न्यू। तो नए अट्रैक्शंस कौन से हुए? देखो उसको अपन अलग कलर से लिखते हैं इसके अंदर। नए रिपल्शंस कितने हो गए बेटा? 5 हो गए ना रिपल्सिव फोर्सेस। अब देखो Yes, sir. नए अट्रैक्टिव फोर्सेस, नए अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये वाला जो न्यूक्लियस है इसके बीच में और इसके न्यूक्लियस के बीच में ये रेड से मार्क किया है हमने, ये अट्रैक्टिव न्यू फोर्स होगा। ऐसे इस न्यूक्लियस में और इसके इलेक्ट्रॉन में ये भी अट्रैक्टिव न्यू फोर्स होगा। फिर इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में ये भी अट्रैक्टिव क्या होंगे? न्यू। तो देखो अट्रैक्टिव न्यू तो टोटल 4 आए हैं। यस सर। 4 अट्रैक्टिव न्यू और 5 रिपल्सिव न्यू। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि रिपल्शंस ग्रेटर देन अट्रैक्शन। तो He2 का मॉलिक्यूल बनता है हीलियम का? नो सर। दैट इज व्हाई He2 नॉट फॉर्म्ड। अब देखो बेटा ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन करना, उनको ऐसे ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, तो ये एनर्जी की टर्म्स में, ऐसे एनर्जी की टर्म्स में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि ये एनर्जी के बिहाफ पे कि एनर्जी कम हो गई तो बॉन्ड बन जाएगा और एनर्जी बढ़ गई तो बॉन्ड नहीं बनेगा।
अब देखो मेन चीज आती है अपनी ऑर्बिटल के ओवरलैप के कंसेप्ट में। हम कोवेलेंट बॉन्ड को ये कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसके अंदर शेयरिंग होती है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ऑर्बिटल्स के अंदर जो ओवरलैपिंग होगी, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा। दैट इज बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू overlapping between हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैपिंग से बनेगा बेटा ये। बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग बिटवीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा। देखो हाइड्रोजन के लिए जैसे अपन एक्सप्लेन करें तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास 1s1, उसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो s ऑर्बिटल्स स्पेरिकल शेप के होते हैं। अब यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन हो गया ये s ऑर्बिटल के अंदर, दूसरे इलेक्ट्रॉन ये इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है, तो दूसरे s ऑर्बिटल में हाइड्रोजन की ऐसे ओवरलैपिंग होगी और ये बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है ये कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी। तो ये हो गया रीजन ऑफ ओवरलैप। दिस इज द रीजन ऑफ ओवरलैप, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होगी। समझ गए बेटा ये? यस सर। तो इसके अंदर ये कह सकते हैं हम कि जितना ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, मोर स्ट्रोंगर विल बी द बॉन्ड फॉर्म्ड। मोर इज द extent of overlapping, more stronger will be the bond formed. More is the extent of overlapping, more stronger will be the bond formed. अब देखो बेटा ओवरलैपिंग डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे उनके अंदर ये अलग अलग ओवरलैपिंग शो करेंगे अपन। देखो जैसे ये एक s ऑर्बिटल है और ये एक दूसरा s ऑर्बिटल है बेटा। अब इसमें s के अंदर ओवरलैपिंग होगी, ये भी s है और ये भी s है। तो ओवरलैपिंग मतलब कुछ रीजन एक ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड है दैट विल बी शेयर्ड बाय अनदर ऑर्बिटल। तो ये हो गया अपने पास, दिस इज द रीजन ऑफ ओवरलैप। तो इनसे जो अपने पास मॉलिक्यूल बनेगा, ये एक एटम है ये दूसरा एटम है, अब इनसे अपने पास ये मॉलिक्यूल बनेगा, इस टाइप का मॉलिक्यूल बन जाएगा। वो रीजन ऑफ ओवरलैप दोनों के अंदर कॉमन हो जाएगा। अब ये तो थी किसके के अंदर? अपने पास एस के बीच में, एस ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग थी। और अलोंग द एक्सिस, जो को एक्सिस के अलोंग होगी उसको बोलते हैं को एक्सियल ओवरलैपिंग। तो ये देखो अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है इनमें। दिस इज द व्हेन ओवरलैपिंग occurs along the axis, एक्सिस के along ओवरलैपिंग हो तो उसको बोलते हैं हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग। और कोएक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। व्हेन ओवरलैपिंग अकर्स अलोंग द एक्सिस। अब देखो एक्सिस के अलोंग बेटा एस, और ये एस में थी। अब मान लो इसको अपन जैसे 1s कहते हैं ये हाइड्रोजन के, तो 1s में ओवरलैपिंग होगी। अब एक तो ले ले S और एक P,
देखो ये अपने पास एस ऑर्बिटल्स है, एस ऑर्बिटल्स स्पेरिकल शेप है। फॉर एग्जांपल ये 1s ऑर्बिटल है। अब सेम एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग करानी है अपने को एक्सियल ओवरलैपिंग। ये p ऑर्बिटल हो गया बेटा, pz ऑर्बिटल्स। तो इन दोनों के अंदर देखो जैसे ओवरलैपिंग होगी तो दिस इज s और ये p, ये sp ओवरलैप होगी, दिस इज sp ओवरलैप कोएक्सियल अलोंग द एक्सिस। अब देखो इनसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, इससे ये जो ऑर्बिटल बनेगा इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। ये हो गया इसका ओवरलैपिंग की वजह से जो ऑर्बिटल बना, दिस इज कोएक्सियल ओवरलैपिंग से, और इसको बोलेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसी से कंसेप्ट अपना स्टार्ट होता है, इस ओवरलैपिंग से ही एक कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो एक s और एक p के अंदर ओवरलैपिंग से बना है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1s एंड 1p। देखो नेक्स्ट कोएक्सियल ओवरलैपिंग जो अपनी पॉसिबल है वो pp के बीच में पॉसिबल है बेटा। देखो ये p है एक ऑर्बिटल, ये एक pz है, प्लस ये दूसरा pz ऑर्बिटल है। तो इनके बीच में ऐसे ओवरलैपिंग होगी, ये हो गया इसके अंदर रीजन ऑफ ओवरलैप, दिस इज द रीजन ऑफ ओवरलैप। तो इससे जो ऑर्बिटल बनेगा ये भी अलोंग द कोएक्सियल, दिस इज आल्सो अलोंग द कोएक्सियल ओवरलैपिंग, और कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये ऑर्बिटल बनेगा बेटा इसके अंदर, तो ये ऑर्बिटल बनेगा pp के अंदर, तो pp से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दिस इज फॉर्म ड्यू टू pp कोएक्सियल ओवरलैपिंग। अब जो कोलैटरल ओवरलैपिंग है दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर। सो थैंक यू।